नमस्कार, प्रहलाद गगड़ियों, पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड 25 साल का हो गया और 25 साल के उत्तराखंड में बहुत सारा काम हुआ। वल तरक्की हुई, वल तारीफ हो रही, वल देश के फलक में सरकार तारीफ कर रही है वल। और इन 25 सालों में बहुत कुछ जो होना था वो रह भी गया है, वो नहीं भी हो पाया। उसको लेकर भी सवाल जवाब। लेकिन जो लोग वरिष्ठ जन हैं, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो लोग आंदोलनकारी हैं, जो लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले से जिस प्रदेश को देखते और समझते आ रहे हैं, उन 25 सालों को कैसे देखते हैं? क्या आपकी बातें, आपके मुद्दे सरकारों तक पहुंचे? क्या उस पर काम हुआ? काम उस तरीके से हुआ जिसे हम ठोस समझें, या फिर सरकारों ने बस टाल-मटोल किया, काम चलाओ काम किया है इन 25 सालों में? कई सारे मुद्दों पर आज भी गरमा-गर्मी, गहमा-गहमी देखने को मिलती है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शकुंतला रावत जी हैं, राज्य आंदोलनकारी। रविन्द्रनाथ कौशिक साहब हमारे साथ हैं, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से भी उन्होंने प्रदेश को देखा है, प्रदेश की सरकारों को देखा है। कौशिक साहब, स्वागत के साथ आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार की अगर चश्मे हैं तो दोनों से वो देखता है। पॉजिटिव भी देखा जाता है, नेगेटिव भी देखा जाता है। 25 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं? दिखाया तो बढ़िया-बढ़िया जा रहा है, छ झमाझम। मानव स्मृति और स्वभाव जो है बड़ा विचित्र है। जी। होता क्या है कि जिस दिन जरा तगड़ी बारिश हो जाए तो जी। लोगों के मुंह से ये निकलता है कि मैंने आज तक ऐसी बारिश नहीं देखी। गर्मी हो जाए तो हमने जो है पिछले 100 साल में ऐसी गर्मी नहीं देखी। और बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी मिलते हैं हमें, वो कहते हैं कि साहब अंग्रेजों के समय बहुत अच्छा था। उस समय को वो जो है अच्छा बताते हैं। जिन दिनों लोगों के पाँव में जो है, जिसके पाँव में जूता हो, उसे अमीर समझा जाता था। मैं जो है मैं मुंशी प्रेमचंद जी की फ़ोटो देख रहा था कि साहब वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं और उनका एक जूता फटा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए इतना धन्य जो है लेखक, जिसकी जी। कमाई उस समय जो है सब लेखकों से ज़्यादा थी, और वो फ़ोटो खिंचाने बैठा है। तो आदमी फ़ोटो खिंचाता है तो बड़ा आपके सज धज के बैठता है कि साहब उसका जूता फटा हुआ है। तो हमें जो है उत्तराखंड जब नहीं था, तब भी हम यहाँ देहरादून में रहते थे, मेरा जन्म देहरादून का ही है। तो उस समय की स्थिति भी हमने देखी है। 1984 में मैंने एक डिबेट जीती थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। तो उस समय कुछ बिंदु थे कि साहब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मनी ऑर्डर व्यवस्था है। जो हमारे लोगों का गुजारा होता है, वो हमारे लोग बाहर काम करते हैं, वहाँ पैसा भेजते हैं, मनी ऑर्डर से पैसा आता है, उससे हमारा घर चलता है। तो अब क्या स्थिति ऐसी है? नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि साहब मैं कम कामयाब हूँ और फला आदमी जो है ज़्यादा कामयाब हो गया है। सर, जब उत्तराखंड बना है, तो हमारी अर्थव्यवस्था थी 14,000 करोड़ रुपए। जी। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हमारी है ना वो। भाई भले वो मैदानी है या पर्वतीय है, जो भी है, लेकिन वो संपत्ति राज्य की है, वो संपत्ति यहाँ राज्यवासियों की है। तो दूसरे, एक होता है यूटोपिया, इसे पलायनवाद कहते हैं। पलायनवाद की मानसिकता ये है कि पहले कहते थे राज्य बन जाएगा तो स्वर्ग बन जाएगा। जी, फिर बिल्कुल। भाई जिस पार्टी ने बनाया उसने आपके उत्तरांचल नाम से बना दिया। तो मैंने विधानसभा में आपके भाषण सुने हैं कि साहब भावना के अनुरूप नाम लिए है, और उत्तराखंड जो है वो आंदोलन जो है उत्तराखंड के नाम से हुआ था। उत्तराखंड नहीं बना तो हमारे लोगों की भावना ही नहीं होगी काम करने की। उत्तराखंड नाम जी। होना चाहिए, उत्तराखंड हो गया। अब अब तक एक नई आपकी बहस चल रही है कि साहब जो है राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। भाई राजधानी गैरसैंण बनाने के पीछे आशय क्या है? आशय ये है कि साहब देहरादून में बैठ करके आप जो है पहाड़ की परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते। जी। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? देखिए मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि भाई भारत की राजधानी केंद्र में नहीं है। जी। एक शासक हुए थे तुगलक, वो दिल्ली से दौलताबाद ले गए कि भाई दौलताबाद जो है वो भारत के केंद्र में है, वहां से शासन जो है अच्छा चलेगा।
उसमें बैलगाड़ियों से आपके परिवहन होता था, घोड़ों से होता था। आज जो है दुनिया भर के संसाधन है, रॉकेट तक आपके पास है, जेट आपके पास है, तो आपको जो है केंद्र में राजधानी बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से शासन ठीक ठाक चल रहा है। आप जो है नागालैंड की भी चिंता कर सकते हैं, वहां से आप तमिलनाडु की भी चिंता कर सकते हैं। मेरे समय ये नहीं आता कि अगर देहरादून में विधानसभा है तो आप जो है पहाड़ की परिस्थितियों की कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं? वहां की समस्याओं के समाधान आप देहरादून में बैठ के क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सही एक बात नीति बनाइए कि भाई हम जो है विकास सीमांत से देहरादून की ओर लाएंगे। कौन रोक रहा है भैया आपको? आप तो जो है सुविधावादी हो गए हैं कि भाई पहले देहरादून का विकास कर लेते हैं, यहाँ की सड़कें आपके ठीक कर लेते हैं, यहाँ के अस्पताल ठीक कर लेते हैं, उसके बाद जब समय मिलेगा, बजट बजेगा तो हम पहाड़ पे चले जाएंगे। भाई नीति जो है आपकी किसने बनाई है? ये नीति बनाइए जब पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के आपके विधायक हैं, पहाड़ के मंत्री हैं, पहाड़ के मुख्यमंत्री हैं, तो आप जो है पहाड़ को प्राथमिकता में क्यों नहीं रख पाते हैं? गैर समझाने से क्या हो जाएगा भाई? आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। मानसिकता तो वही रहेगी कि भाई बजट वहां लगाओ जहां जो है ज्यादा खपत हो और ज्यादा कमीशन मिले। नेताओं को भी कमीशन चाहिए, अफसरों को भी कमीशन चाहिए। तो ये समस्या जो है आपकी पलायनवाद से नहीं होगा। समस्याओं का सीधा सामना करिए, उसका समाधान करिए, तब कहीं जनता का भला होगा। अभी आप वो पिछले चर्चा में आप कह रहे थे कि साहब एक हरिद्वार का विधायक जो है वो बार बार गैरसैंण की मांग कर रहा था और वो कहता कहता थक गया। क्योंकि वो थक गया इसलिए वो जो है उसने आपके राजधानी हरिद्वार में मांग ली। ऐसा नहीं है भाई, राजधानी वहां बन भी जाए तो पहाड़ का भला हो जाएगा, इसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जी, कोई गारंटी नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं, कहने वाले तो कहते हैं कि जब गैरसैंण बन रहा था, नारा उठा, तो भाई लोगों ने गैरसैंण के आसपास जो जमीन खरीद ली, उसमें कोई पाबंदी थी नहीं। हाँ, नदियों के किनारे किनारे जमीनें आपकी बिक गई, नदियों के किनारे की सारी जमीनें बिक गई, वहां के मालिक कोई और है, ताकि आगे चल के इस अगर पहाड़ का विकास हुआ तो वहां होटल खोलेंगे। तो सवाल ये है कि जो पहाड़ का रहने वाला है उसका इसमें क्या भला होगा भाई? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत सारी चीजों पर फोकस किया है, उन बातों पर बात होनी चाहिए। शकुंतला जी के पास जाते हैं। शकुंतला जी, क्या खोया क्या पाया को तो आप बताएं। अभी कौशिक साहब ने बात छेड़ दी कि जमीनें खरीद ली गई। मुझे तो ये पता चला कि एक बार कोई बता रहा था, कोई वरिष्ठ जन, कि बीजेपी वालों की ज्यादा जमीन वहां पर है और यही लोग काम के लिए वहां, मतलब राजधानी के लिए ज्यादा तत्पर नहीं दिखाई देते। अब क्या है पूरा अभी तक का लब्बो लुबा 25 साल का, बताइए। देखो रोतेला जी, हाँ, देखो रोतेला जी, हमने क्या पाया क्या खोया, एक गेम की तरह हो गया ये। क्या खोया क्या पाया, जो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा पब्लिसिटी करेगा तो उसको इनाम मिलेगा। हम अपनी बात करते हैं। हम गढ़वाल से, मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत हुआ है, अगस्त मुनि में, और मैं भी 60 पार कर गई हूं। हम एकदम से यहाँ देहरादून नहीं आए, हम पहाड़ों में रहे। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी शादी ब्याह सब पहाड़ों में हुआ। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हुई कि पहाड़ों में कुछ नहीं मिला, स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं मिला, तो हम लोग भी बच्चों के इलाज के लिए देहरादून आ गए, तो यहीं बस गए। चलो ये बात की, ये बात तो पॉलिटिक्स के उसकी है। हमारे जमाने, हम अपने जमाने की बात करते हैं। हमारे जमाने में वो जमाना कभी लौट के नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा, ये लौट के पीछे भी आ जाएगा। हमारे 4 धाम, 5वां धाम हमारा हरिद्वार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हम यात्रा नहीं बोलते थे, हम जतरा बोलते थे, जात्रा। और हमारे वो लोग यात्रा जाते थे जो मानिए सब बच्चे ब्याह बू के 60 साल से ऊपर होते थे, वो यात्रा जाते थे, पैदल यात्रा जाते थे वो। अब क्या हो गई, जब वो यात्रा जाते थे तो ढोल दमो बजा के जाते थे, और जब आते थे तब भी ढोल दमो बजा के उनको घर लाते थे। फिर घर में पूजा पष्टी कथा होती थी और भड्डू की दाल और रसोड़ा बनता था, पुरोहित रसोड़ा बनाता था और गांव में पंगत लगा के खाते थे। उसको भी भूल जाओ, पंगत को भूल जाओ, भड्डू की दाल भूल जाओ। अब क्या हो गई, यात्रा है। अब शादी हो रही बाहर और हनीमून मनाने जा रहे, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री,
बच्चे वहां जा रहे हैं। तो उत्तराखंड का बेड़ा गर्क, क्योंकि यहाँ व्यवस्था सही नहीं है ना। यहाँ पहले की व्यवस्था ये ला नहीं सकते हैं। हम खेती करते थे, कोदा, जंगरा, कोणी, साटी और तुम्हारा भट्ट, दाल, नाना प्रकार का खाद्य हमारे खेतों में उगता था। उससे खाते थे, ना शुगर था, ना कैंसर था, ना बीपी था, ना थायराइड था। क्योंकि वो और जो है वो प्रोडक्ट जो है वो साग सब्जियां, आजकल देख लो तुम पहाड़ों में मीठे करेले, चचंडे, कद्दू, नाना प्रकार की सब्जियां उगती थी, उससे खाते थे लोग, ओरिजिनल खाते थे। और अब क्या हो रहा है, हर चीज पे इंजेक्शन। क्यों, अब वो दिन वैसे आ गए हैं ना, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तराखंड को कोई ढंग से व्यवस्थाई में ला नहीं सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ये कितने एड़ी चोटी के जोर लगा ले। कहते हैं ना, कोई एक पेड़ा अंकुर लेता है, अगर तुम उस ऊपर से उसका अंकुर तोड़ दोगे तो वो कैसे बेल बनेगी। तो वैसी स्थिति हमारी उत्तराखंड की है। जब हमारे उत्तराखंड में पहले से ही, जब उत्तराखंड राज्य पारित हुआ था तब से ही अगर हमारा ऊपर पहाड़ के लिए रोजगार नहीं गया, तो अब क्या जाएगा। अब तो सारे के सारे गांव खंडर बन गए, देवी देवता बूढ़ हमारे पितर वहीं दब गए। कुछ दोष वो भी लग रहे हम पे, क्योंकि हम अपने पहाड़ को नहीं संवार पा रहे। कैसे संवारेंगे, सब तो यहीं बैठ गए हैं, कोई देहरादून, दिल्ली प्रदेशों में फैल गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अभी भी वैसे चांस था पहाड़ों के लिए, उन पहाड़ों के लिए सोचते, यहीं के लिए ना सोचते, बजट यहीं ना लगाते, पहाड़ों के लिए सोचते। हमारे रविंद्र कोशी जी ने, बड़े भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि गैरसैंण हम इसलिए बोल रहे थे, बड़े भाई साहब आप मेरे से बड़े हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। हमने इसलिए गैरसैंण के लिए हमने ज्यादा धावा बोला था कि किसी दल का, किसी पार्टी के रेले जाएंगे, कोई कैबिनेट मंत्री जाएगा, कोई मंत्री जाएगा, कोई मुख्यमंत्री जाएगा, तो हमारे पहाड़ के बेरोजगार भाई कहीं पे अपने चाय का खोखा लगाएंगे, कहीं पे अपने खाने का खोखा लगाएंगे, उनका रोजगार बन जाएगा। लेकिन वो भी नहीं बना, वो भी नहीं बना। गैरसैंण करते रह गए, और इन्होंने देहरादून में जमवाड़ा यही बना दिया है। और जो बजट आज उत्तराखंड पे कितना कर्जा हो गया है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। वो कर्जा कैसे हुआ, क्या करा इन्होंने। स्मार्ट सिटी बोलते हैं, घंटा घर आगे पीछे उसका चमका दिया। कूड़े के ढेर तुम्हारे 2-2 किलोमीटर पे कूड़े के तुमने डंपिंग जोन बना दिया है। क्या स्मार्ट सिटी बना दी है तुमने। क्या तुमने यहाँ कोई ऐसा भव्य कर दिया है कि जिससे तुम हमारे देवतुल्य उत्तराखंड को मानी दुल्हन बना के रखा तुमने। क्या सारे उजाड़ बुजाड़ कर दिए। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि कहीं पे तुम एक सूखी लकड़ी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सब माफिया खा गए हैं। रोडों की हालत देख लो, आए दिन एक्सीडेंट देख लो, आए दिन जवान जवान बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं। तो क्या बोले हम, जिनके कंधों में हमने जाना था उनके कंधों में, वो हमारे कंधों में जा रहे हैं। तो देहरादून उत्तराखंड में कोई प्रगति नहीं हुई है। हाँ, अगर जो हुआ है तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियां खूब चमके हैं, जिन पे कभी साइकिल नहीं हुआ करते थे आज वो ट्रेवल्स उनके मालिक हैं, और जिन पे घर नहीं हुआ करते थे आज वो बड़े बड़े मॉलों के, बड़े बड़े रिजॉर्टों के मालिक हो रखे हैं, है ना। जिन पे कभी, हम भी तो उन्हीं के बीच के हैं। उत्तराखंड का कौन सा कैबिनेट मंत्री है कि जो पुश्तैनी धनवान था। कौन सा पुश्तैनी, एक भी कैबिनेट, एक भी 69 विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, कौन किस पे इतना अपनी पैतृक संपत्ति है। किसी पे नहीं है। ये जनता का लूट लूट के इन्होंने अपनी संपत्तियां बना दी हैं, और आज हमारे उत्तराखंड पे कर्जा है, और ये देख लो ये हवाई जहाजों में सैर करते हैं। तो इसको हम क्या समझे महोदय। ठीक, अलग अलग पीड़ा, अलग तरह की पीड़ा। तो साहब आपके पास आ रहा हूं। मैंने एक चीज देखी हाल में, ये जो पहाड़ मैदान हुआ, इससे पहले हम लोग जहां बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं, भाई 10 साल बहुत होते हैं, कोई आप बताने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, कि जिससे कि जो मील का पत्थर हो। यूसीसी के जिक्र इन्होंने किया, भू कानून को लेकर ये कहते हैं, और तमाम तरह की चीजें प्रदेश में आई होंगी, आपने देखी होंगी, बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, जिहाद वाला मसला, जिहाद वाले मसले पर शोर हुआ और लोगों ने उसे नकार दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बाद में सियासत ने प्रदेश की छेड़ दिया, पहाड़ बना मैदान का हिस्सा।
अब आपने कहा ना, अगर विकास करने की सोच हो और आप करना चाहें तो आप विदेश में बैठकर आप मेरे गाँव को सुधार सकते हैं। क्यों ये सोच मर चुकी है? मुझे ऐसा लगता है मर चुकी है। हमने यूकल देखा है ना, हमने तो समान देखा है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की का इलाका जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने मैदान वालों को जोड़ दिया या फिर इनको अपने साथ ले लिया तो इन्होंने गड़बड़ कर दी या नहीं, इनकी वजह से हमारे को बहुत फायदा भी है। वो फायदा जिसका बार-बार हम जिक्र करते हैं, टैक्स का, इसका, उसका, लेना-देना। भई, लेकिन हमने असमानता पैदा कर दी सियासत में। ये क्यों की गई? ये मैं आपके ज़रिए जानना चाहता हूँ। पहले कुमाऊँ बनाम गढ़वाल किया, वहाँ पे लोगों ने थप्पड़ मारे, लोगों ने खूब लपेटा तो नहीं आ पाए उसमें। फिर अब जिहाद वाले मसले पर कुछ हुआ। फिर अब ये डेमोग्राफिक चेंज वाली बात कर रहे थे। अब तीसरी चीज़ ये आ गई मैदान पहाड़, अब वो कहते हैं कि अब पानी छोड़ देंगे गंगा का। कोई कहता है कि आप राजधानी पे बात नहीं करते, अब हरिद्वार में राजधानी बनाएँगे। तो ये क्यों स्थिति ऐसी बनी है? मुझे ये बताइएगा। कोई सीमा नहीं होती, जी। नीचे गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। जब आप छोटेपन पे आते हैं, तो गढ़वाल कुमाऊँ भी होगा, पहाड़ मैदान भी होगा, ब्राह्मण राजपूत भी होगा। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि जितनी समस्याएँ उत्तर प्रदेश में हैं, उतनी उत्तराखंड में नहीं है। हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं अगर थोड़ा बहुत जो है संकल्प बनाएँ। जहाँ तक ये आर्थिक शुचिता की बात है, तो देखिए, जैसी मैं तो मानता हूँ कि लोकतंत्र में जैसी जनता होती है, वैसे नेता होते हैं। जनता अगर जो है ये पूछेगी कि मैं आपको वोट दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो भाई फिर तो आपकी जो है नेता भी सौदेबाजी करेगा कि भई ठीक है, मैं आपको ये दूँगा, लेकिन जब मैं बटोरूँगा तो उस समय आँखें बंद मत करना। आँखें जो है बंद कर लेना, वो उसे आपकी जो है मैं क्या कर रहा हूँ फिर उस ओर आपका ध्यान नहीं देना। देखिए, अभी जो है यूके ट्रिपल एससी की एक जो है परीक्षा हुई, आंदोलन हुआ। उसमें हमने ये देखा, मेरे तो 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। विधानसभा की भर्ती की परीक्षा हुई, रद्द हो गई। सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा हुई, मेरिट निकल गई, नौकरी मिलने वाली थी। कुछ लोग आपकी जो है किसी के इशारे पे हाई कोर्ट चले गए। जी। अब जो है ये परीक्षा हुई, ये एक आदमी ने नकल करने की कोशिश करी, वो पकड़ा गया, उसकी सहायता करने वाले भी पकड़े गए, लेकिन वो मुद्दा बन गया। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि लगा कि जैसे जो है सरकार की चूल्हे हिल रही हैं और जो है कुर्सी हिल रही है। इसे साहब घुटने टेकने बोलते हैं। कल जो है ये आधा सच है, कल किसी आपके साथ सीधे झूठे मुद्दे पे भी जो है इस तरह आंदोलन होगा, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। भाई आप जो है कुछ तो अपनी जो है आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधी रखिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि सामाजिक, अभी आपने वो जो है बात छेड़ी थी जिहाद वाली। हुँ। सर, आपने जो है मैदानी क्षेत्र पूरा नहीं जोड़ा है। एक मुख्यमंत्री हुए जो आपके सहारनपुर में जाके बोल रहे थे कि मैं सहारनपुर को भी ये जोड़ना चाह रहा हूँ। आप मत जोड़िए। आधा सहारनपुर, आधा मुजफ्फरनगर, आधा बिजनौर, आधा बरेली जो है वो उत्तराखंड में आ चुका है। यहाँ की डेमोग्राफी इसी से आपकी चेंज हुई है। सहारनपुर में ऐसी आबादी यहाँ पे आई है कि वहां पे भाजपा वालों के मजे आ गए। सहारनपुर में पहली बार जो है वहां से एक भाजपा का एमपी चुना गया। हम चौके, है ना, समीकरण आपके जो है वो अब कैसा हो गया, पता लगा कि वो तो आपके जो है आपके देहरादून में आ गए हैं, आपके जो है हल्द्वानी में आ गए हैं, ऊधम सिंह नगर में आ गए हैं। तो आप जो है मैदानी अक्ष तो जोड़ा नहीं जोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देहरादून ना जोड़ते, हरिद्वार ना जोड़ते, ऊधम सिंह नगर आप ना जोड़ते, हल्द्वानी ना जोड़ते और सिर्फ पर्वतीय प्रदेश बना लेते, यहाँ की प्रगति देख करके, तब भी आपके यहाँ के लोग जो है पहाड़ में घुस जाते। आज मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ के लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। एक भाई ने मुझे फोन किया, भाई एक पूरा गांव बिक रहा है, गाहक ढूंढो। मुझे चिंता ये है कि कल जो है हमारे बच्चों को, उनके बच्चे
टिकट लगा करके जो है आपकी जो है हमारी मातृभूमि दिखाएंगे कि मैं अब तुम्हें अपने परदादा का मकान देखना हो तो इतने पैसे दो, मैं तुम्हें आपके परनाना का आपके मकान दिखाता हूँ। वो हालत ये होने वाली है। भाई संविधान है, भारत में आजादी है, कोई कहीं भी जाकर के बस सकता है, व्यवसाय कर सकता है। विधानसभा में अभी जो है वो मैदानी क्षेत्र के तथाकथित विधायकों ने बात उठाई। तो ये भाई गतिशील है समाज और देश और काल, इसमें आप जो है उसे रेगुलेट तो कर सकते हैं, चेंजेस को आप रोक नहीं सकते हैं। जी। जब उत्तराखंड बन रहा था तो एक बात उठी थी कि भाई पहाड़ का विकास ऐसे होगा, भाई आपके पास जमीन नहीं है तो आपकी खेती कहाँ करोगे, आपकी जो कारखाना कहाँ लगाओगे। तो छोटे छोटे समाधान निकलते थे कि भाई रुड़की में प्रिसीजन आपके उपकरण बनते हैं कि हम जो है पहाड़ पे जो है इस तरह के उद्योग लगाएंगे जिसके लिए ना प्रदूषण की जरूरत होगी, कोई आपकी जो है वो ना आपकी जो है बहुत ज्यादा भूमि की जरूरत होगी। तो इस तरह के हम उद्योग लगाएंगे। जी। फिर जो है एक संजीव चोपड़ा होते थे एक सचिव, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही थी जिन दिनों आपके जो है सिडकुल बन रहा था और ये आईटी पार्क बन रहा था। एनडी तिवारी थे उस समय। तो उस समय एनडी तिवारी जी ने ऐलान किया था कि भाई जो उत्तराखंड में मोबाइल फोन बनाएगा मैं जो है उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तो संजीव चोपड़ा जी से हमने जो है उसमें वो सचिव उद्योग थे, उनसे जिक्र किया। मैंने कहा भाई ये 2 करोड़ तो कम है, 2 करोड़ में आदमी जो है आपकी मोबाइल आपकी बनाने की फैक्ट्री कैसे लगा लेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो राजनेता हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन आगे जो जमाना आ रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री का है, सेवाओं का मूल्य होगा, वस्तुओं का मूल्य नहीं होगा। और उनकी बात सही निकली। आज की तारीख में जियो जो है वो सर्विस देता है, कोई मोबाइल फोन नहीं बनाता। और आज वो दुनिया के इंडस्ट्रीज में आपके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चलता है। तो सोच की आवश्यकता है, परिस्थितियां विकट है, लेकिन रास्ते बंद नहीं है, रास्ते खुले गए हैं, दिमाग खोलने की आवश्यकता है। जी सिकंदर रावत जी, जब हम सोच की बात करते हैं तो मुझे सोच से ये दिखता है, अभी मैं देख रहा हूं बीते कुछ रोज से मैंने देखा कि चकुटिया वाले एक आंदोलन से वो आवाज उठी स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर्स अस्पताल को लेकर। फिर मैंने देखा कि धनौल्टी और घंसाली वाला इलाका या फिर टिहरी का इलाका, वहां दिन में आंदोलन हुआ, यहाँ रात को मशाल जुलूस निकल रहा है। ये 25 साल बाद की है। जब सोच की बात आती है तो हमारी सोच कहाँ पर जाकर टिकती है, जब है ही नहीं कोई चीज, लोग इस तरीके से मांग कर रहे हैं 25 साल बाद, तो फिर बताने के लिए आप क्या करेंगे? यही कहेंगे कि हम डुबो देंगे, मार देंगे, या कुछ और होगा? बाहर मैं जवाब दूं? देखो हमारे जो चकोटे से जो स्वास्थ्य आंदोलन चला है, आशीष नेगी और भुवन कठेत, तो इन लोगों ने जो वहां से वो स्वास्थ्य आंदोलन चलाया है वो तारीफे काबिल है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भी हो गया है जी कि पहाड़ के लोगों को हो गया है कि हम भी अब कुछ ना कुछ करें, करते रहते हैं, लेकिन उनके करने ना करने का कोई मानी किसी ने नहीं देखा, नजरअंदाज करा। रही हमारे अब और मुद्दों की, इस समय सब लगे हुए हैं उत्तराखंड को बचाने की। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि उद्योग की बात जो हम करें, तो उद्योग सिलकुल है जो सिलकुल में उद्योग लगे हुए हैं, या हमारे यहाँ सैलाकोई में उद्योग, हमारी सैलाकोई में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें बोलो कि हमारे उत्तराखंड के कितने % बच्चे हैं, सिरकुल में कितने बच्चे हैं? सब इन्होंने भाई साहब, सब इन्होंने बाहर से ले के अपने चाचा ताऊ भतीजे सब लगा दिए और हमें भू कानून और मूल निवास पे उलझा दिया। मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पहले जो अस्थाई निवास और मूल निवास बनते थे, उसके लिए हमें अपनी जमीन की रजिस्ट्रियां बतानी पड़ती थी और उसके आधार पे हमारे तहसील में हमारे बच्चों का मूल निवास बनता था। फिर अस्थाई निवास भी बोले, फिर प्रपत्र
एक पर्वतीय परपत्र बनाया गया हमारे बच्चों से, पूरे उत्तराखंड के बच्चों से परपत्र बनाया गया। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं उनके लिए इतनी कार्रवाई, और जो बाहर के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, यहाँ 5-5 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ मकान बना रहे हैं, उनके लिए कहाँ है? हम अगर एक मकान बनाते तो हमें बोलते हैं आर्किटेक्टर से अपना नक्शा पास करा के लाओ। हमारे जो धराली में इतने बड़े बड़े वो मकान गिरे अभी, उनका आर्किटेक्चर कौन था? क्या उनके नक्शे बने थे? नदी नालों तुम बसा रहे हैं, धराली में क्यों इतनी आपदा आई? बिल्कुल, जबकि 80 में कि कब पहले भी रविंद्रनाथ जी पहले भी आपदा आई थी उसी जगह पे धराली में, तो वहां फिर बसाने की क्या जरूरत थी? 5-5 मिनट तुमने वहां होटल बनाए, किसके थे वो होटल? क्या हमारे उत्तराखंडियों के थे जो इस समय आपदा में इतनी ग्रस्त हुई कि हमारे उत्तराखंड की लोगों की संपत्ति? तुम बोलते हैं केदारनाथ में आपदा आई, उनका पुनर्वास तुमने आज तक नहीं करा। आपदा आई, तुमने अलाउड तो कर दिया तुरंत कि जी पुनर्वास होगा, किसका हुआ आज तक? कितने महीने हो गए आपदा पे? अंकिता अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। थोड़ा हमें जो है ना, हमें थोड़ा अपने को ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अंकिता जी हत्याकांड हुआ, मुख्यमंत्री जी ने लेटर दिया कि अंकिता के भाई को नौकरी देंगे और अंकिता के नाम पे कोई संस्था या कॉलेज या रोड का निर्माण करेंगे, मानी बोर्ड लगाएंगे। लेकिन उसके भाई को क्या आज तक सर्विस दी? मिली उसके भाई को सर्विस? ये तो ये है ना, हम पहाड़ी बहुत भोले होते हैं, हम हर आदमी के बातों में आ जाते हैं, और हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रही हमारी जो ये सिल्वर जुबली जो हमारा ये 25 साल का है, इसमें हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, हमारे जो लेखक हैं, खैर हम तो इतना लेख नहीं जानते, जो हमारे लेखक हैं वो हमारे उत्तराखंड का एक लेख करें। जो हमारा 1 सितंबर को क्या हुआ था, 2 सितंबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, नवंबर में क्या हुआ था, और कैसे ये आंदोलन एक हमारा एक लाइन होनी चाहिए जिसको जी बोलते हैं कि अगले दिन पेपरों में भी वो आना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री को लेटर दे रखा है, उसमें भी वो कोई बात नहीं कर। जितने भी मुद्दे आ रहे हैं कौशिक साहब, सब में 25 साल का वक्त लग गया। इसमें ना एक बात बहुत अच्छी आई कि हमने बहुतेरी आपदाएं देखी हैं इस प्रदेश में, और स्थिति पहले भी ऐसी होगी। फिर 2000 के बाद तो हम लोगों ने विकास का रास्ता चुना, तो विकास के रास्ते में कठिनाइयां भी बहुत आती हैं, हमें पता है, तकलीफ तो होगी। लेकिन इन 25 सालों में वो नीति क्या आपको दिखाई दी? आपदा से निपटने वाली नीति, या फिर कुछ इस तरह पुनर्वास को लेकर हो रही देरी, क्या कोई ऐसा कोई ठोस काम हुआ, या फिर वो भी रह गया? यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें रह ही गई, सब यही कह रहे हैं कि होना था और होना चाहिए, कुछ नहीं कर पाए बस। देखिए, उत्तर प्रदेश के समय में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, हाँ, तो तब ये बात ध्यान में आई थी कि पहाड़ में जो परंपरागत मकान बनते हैं वो भूकंप को ध्यान में रख करके नहीं बनते, क्योंकि बहुत ही जनहानि हुई थी उस समय, वो लोग दब के मरे थे मकानों में। तो एक तो विज्ञान अब ज्यादा विकसित है भाई, पुराने जमाने में तो लोग अपने अनुभव से, अपने जो आपके पूर्वजों का जो परंपरागत ज्ञान था उसके हिसाब से बनाते थे, और जो उपलब्ध सामग्री वहां आसपास थी उससे बनाते थे। अब विज्ञान आपकी जो है आगे बढ़ गया है, आप पता कर सकते हैं कि कहाँ बसना चाहिए और कहाँ नहीं बसना चाहिए, और भवन निर्माण किस तरह का होना चाहिए। तो उसका लाभ उठाने में क्या दिक्कत है? अभी आपकी चौकुटिया का जिक्र चल रहा था, स्वास्थ्य सेवाओं का, तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। एक 108 जो है सेवा चली थी, बड़ी उपयोगी है भाई, आपकी जो है चलता फिरता एक तरह से छोटा मोटा वो एक तरह अस्पताल होता है। लेकिन उसमें जब कांग्रेस सरकार थी, सुरेंद्र सिंह नेगी जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय 108 की हड़ताल हो गई। कितने दिन? 1 महीने हड़ताल चली, हाहाकार मच गया। तो मंत्री जी हमारे सामने पड़े, तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा भाई आपके पास फीडबैक होगी, आप जो है जननेता हैं, आप जो है आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप तक ये बात क्यों नहीं जा रही है, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? समाधान की शुरुआत हुई थी, तो पता लगा कि साहब जो है उनका जो कंपनी का जो है वो बिल आता है हर महीने,
और वो करोड़ों का होता है। तो एक जो है संयुक्त सचिव स्तर का आदमी जो है उस बिल को पास करता है। तो वो सचिव महोदय के दिमाग में आया कि यार मेरे साइन से इतने करोड़ रुपए जा रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। तो उसने शर्तें रखी इशारों इशारों में कि भाई अगर आपको इतना पैसा जा रहा है तो आपको मुझे भी कुछ आना चाहिए। अब वो जो सर्विस चला रही थी वो कंपनी, उसका संपर्क था बड़े नेताओं के साथ केंद्र में, केंद्र सरकार के साथ। उसने आपकी जो है ना कर दिया कि भाई अगर मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं देता। तो रस्साकसी में वो श्रीमान जी जो है छुट्टी पे चले गए, जो साइनिंग अथॉरिटी थे। तो साहब अब हाहाकार मचा, तो मंत्री जी ने पता किया। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी छुट्टी चला गया तो काम अब सरकारी काम बंद थोड़ा ही होगा, दूसरे की ड्यूटी लगाओ। दूसरे आए, उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाला क्यों गया, कि पैसे के चक्कर में गया, कि मैं आपके फ्री में फिर आगे मैं साइन क्यों करूंगा। सर इस चक्कर में 3 लोग आपके सस्पेंड हुए थे और 1.5 महीने तक वो हड़ताल चली थी। ये तो है हमारे सरकारी काम करने का तरीका। नंबर 2 नीति की बात बता रहा हूं आपको मैं। यहाँ एक डॉक्टर रमोला होते थे गांधी शताब्दी चिकित्सालय में, वो आपका CMS भी रहे और बड़े ही आपके व्यवहार कुशल थे, जनप्रिय आप डॉक्टर थे। एक दिन हमारे मित्र भी थे। एक दिन मैं किसी काम से गया तो वो बड़े उदास बैठे हुए थे। मैंने पूछा, मैंने भाई कोई व्यक्तिगत कोई समस्या कि नहीं, वो व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी है। मैंने क्या हुआ? डॉक्टर रमोला के बेटे भी डॉक्टर है और वो MS हैं। उन्होंने बड़े शौक से कि भाई प्रदेश की सेवा करूंगा यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि उत्तराखंड में डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते। यहाँ से डिग्री लेने वाले भी आपके बाहर भाग जाते हैं या प्राइवेट खोल लेते हैं। तो वो समाज की, जनता की सेवा के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की। उनका पोस्टिंग हुई उत्तरकाशी। वो वहां पे वो भेजते रहे कि साहब यहाँ पे मैं MS हूँ, मैं सर्जरी का मास्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं है और मैं लोगों को आपकी जो है वो आपके सिर दर्द की और आपके पेट दर्द की दवा लिखने के लिए मैं यहाँ पे बैठा रखा है। उसने डिमांड की, जरूरतें बताई। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, चिट्ठियों का जवाब तक नहीं आया जी। उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने 8 महीने बाद अपनी माँ को वीडियो भेजे। वो वीडियो देख करके उसकी माँ रोने लगी। सर जी, उस लड़के ने, डॉक्टर रमोला के बेटे ने चुपचाप सरकारी नौकरी छोड़ी और जो है आपका मेडिकल कोर सेना की वो ज्वाइन कर ली और अपनी जो है वो पोस्टिंग मांगी। साहब अगर मुझे आपका सियाचिन भेजिए। सियाचिन से उसने आपके वीडियो भेजे। उन्हें देख करके जो है आपका डॉक्टर रमोला की पत्नी विचलित हो गई। उसने हंगामा मचा दिया कि भाई बेटे ने नौकरी छोड़ दी, वो वहां चला गया, हमें पता ही नहीं। तो ये स्थिति है। डॉक्टर आप नियुक्त कर भी दो, अगर वहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां अस्पताल नहीं है, वहां ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहां स्टाफ नहीं है, तो आप जो है नियुक्ति करके भी क्या कर लोगे भाई। तो नीति समग्र बननी चाहिए। फार्मूला वही है कि आप जो है पहाड़ के विकास को प्राथमिकता दो, शुरुआत वहां से करो। देहरादून फिर भी अगर आप जो है बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करोगे जिंदा रह लेगा। समस्या होगी तो लोग वापस चले जाएंगे, जो सहारनपुर से आएंगे सहारनपुर चले जाएंगे, मुजफ्फरनगर चले जाएंगे। लेकिन सवाल है कि पहाड़ का आदमी कहाँ जाएगा? उसको प्राथमिकता दीजिए। अपनी जो है वो विकास योजनाएं और बजट जो है आपके पहाड़ पे खर्च करिए, तो आपको गैर सैन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। शकुंतला जी, एक विकास की बात हो रही है, पहाड़ की बात हो रही है और स्वास्थ्य सेवाएं भी हो गई। अगर आंदोलनकारी और यूकेडी के नजरिए से भी आप बता सकती हैं कि 25 साल हो गए, तो 25 साल में 12-13 सरकारें, कितनी सरकारें होंगी इसमें, तो मुख्यमंत्री तो इतने हो ही गए होंगे। नंबरिंग बात अगर कोई कहे कि यार इसने अच्छा काम किया, इस मुख्यमंत्री थोड़ा ठीक था, या इसकी सरकार में थोड़ा बढ़िया हुआ, या इसने बिल्कुल खराब किया, इसे कहां पर खड़ा करती हैं आप? देखो, यहाँ पे जो हमारे 25 सालों में 12-13 मुख्यमंत्री आए हैं,
जैसे एक एक मुख्यमंत्री दो दो बार बने हैं, निशंक, खंडूरी जी। तो यहाँ पे जब तिवारी जी की सरकार थी, तो तिवारी जी ने वो नए नए माहौल, नया नया उत्तराखंड बना था। भले ही तिवारी जी ने कहा था कि उत्तराखंड मेरे उत्तराखंड मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन लाश पे बन गया, उत्तराखंड बन गए। उन्होंने 5 साल सत्ता भोगी यहाँ। और एक मुख्यमंत्री वो रहे जिनने 5 साल तिवारी जी ने सत्ता करी, और एक धामी जी हैं जो 8 साल तक टिके हुए हैं, है ना। अब इसको कुछ भी समझ लो तुम, लेकिन तिवारी जी के सरकार में उन्होंने एक कुमाऊं में एक वो HMT कंपनी, वो कालागढ़ में है शायद, रविंदर भाईजान, भाई साहब, कालागढ़ में है ना? नहीं, कुमाऊं में। कुमाऊं में वो HMT वहां खोली। और हाँ, और एक आंदोलनकारियों को वो जो उस समय वो 3100 रुपये सम्मान वो करा उन्होंने। और उनके टाइम पे तो ये था, देखो हम खुले करते, उनके टाइम पे इन आदमी बंधा हुआ नहीं था। उनके विधायक भी जो थे, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना गाया, लाल बत्तियों का डोला, और नरेंद्र सिंह नेगी जी के पीछे पड़ गए। वो ऐसे हाथ धो के पड़ गए। वहां हमारी टीम में खुद गई नरेंद्र सिंह नेगी जी के पास, तो वो बोलने लगे, शकुंतला क्या कर रहे हैं ये ने, तो ये मुझे लग रहा है कि जो मैंने लाल बत्तियों का डोला इनको दिया, ये मेरे लाल अर्थी पे मेरा डोला उठा के ले जाएंगे। फिर हमारे नेगी जी को दोबारा गाना पड़ा, हो नेगी दा ये न गीत ना लगो, है, तो उनसे फिर वही रिपीट करवाया। अब भाजपा की बात कहें, पवन सेमवाल ने गाना गाया, धामी रे तुम उत्तराखंड थामी रे, हैं, ये पवन सिमाल के पीछे पड़ गए। हमने वहां पवन सेमवाल पे भी मिले। फिर पवन सेमवाल ने क्या गाया, ओ धामी डामी, मनी उनको धामी का ढामी कर दिया। तो अच्छा ही चर्चाएं, अच्छा ही होती है, कुछ मजाक भी होता है कुछ, लेकिन विकास के लिए हमारे जैसे खनूरी जी की सरकार रही, ध्यान से सुनना आप। और भाई साहब को, रविंद्रनाथ जी को पूरा पता होगा, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, और उन्होंने वो पत्रकार रहे सब। हमारी खंडूरी जी की सरकार आई, खंडूरी जी ने अपने यहाँ उत्तराखंड में फौज का शासन लगा दिया। उनने बोला जी कि जो ये राजस्व विभाग की है ना, राजस्व विभाग, उसमें उन्होंने डंडा कस दिया। और निशंक जी ने उनकी सरकार गिरा के फिर अपनी सरकार कर दी। फिर हुआ दोबारा उन्होंने फिर खनूरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो बड़े बड़े झेले और बड़े बड़े तांडव हमने इस उत्तराखंड में देखे हैं। हमारे निशंक जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और उस समय चर्चा में रहे जो ट्रांसफर का, तो हमारे निशंक जी ने 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर वालों से लिए हैं। माने ये जो है ना, ये मनी ये बंद कमरे में और मुट्ठी, पहले तो तिवारी जी के जमाने में तो खुल्लम खुल्ला चलता था, लेकिन बाद में जब भाजपा की सरकार आई, फिर टेबलों के नीचे से हुआ। आपको पता होगा कि कितने लोग हमारे यहाँ इसमें पकड़े गए हैं, पैसे की लेन देन में, कितने लोग, कितने तहसीलदार, कितने लोग पकड़े गए हैं ना। लेकिन जब काम होता है तो सब आगे आते हैं, लेकिन जब किसी भी विपदा आती है तब सब पीछे हट जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि हमें विपदा, हमें जब उसके सुख में है तो उसके दुख में भी उसके साथ रहना चाहिए। और हम कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो हमारी तो उम्र चली गई, हमारा एक इतिहास होना चाहिए उत्तराखंड का। रविंद्रनाथ भाई साहब, एक इतिहास ऐसा होना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ये उत्तराखंड किस तर्ज पे लिया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 3 राज्य अलग हुए थे, और लेकिन खून की नदियां उत्तराखंड में बही गई थी। क्यों बही गई थी? हमारा जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय, इसको बेचने के फरोत में थे। क्योंकि अब देख लो उत्तरांचल बना, उत्तरांचल पे लोगों ने कितनी व्यवसायी कर दी,
उत्तरांचल बना, पहले कितनी व्यवस्थाएं कर दी। और अगर मैं सच्ची में कह रही हूँ, अपनी दिल की बात कह रही हूँ, कि अगर ये उत्तरांचल रहता ना तो हमारा उत्तराखंड का खंड विखंड ना होता। ये उत्तरांचल बना, सही रहा, लेकिन जब से उत्तराखंड नाम रखा गया तब से उत्तराखंड का खंड 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 विखंड हो गया है। फिर और इसका मतलब हमारे हम 2007 से पहले जो किया था उसके बाद सब गड़बड़ हुआ, आपके कहने का मतलब ये है? देखो, जब मैं कह रही हूं कि स्वामी जी की सरकार और कोश्यारी जी की सरकार और तिवारी जी की सरकार आई, बेहतर हो गया ना। उस समय तक ठीक ठाक रहा, लोग अपने चूल्हे जलाते रहे अपने। लेकिन जब इसके दौर के बाद, जब 7-8 के बाद, जब 9 में चुनाव हुए, जब 12 में हुए, जब 17 में हुए ना, तो उसके बाद पता नहीं क्या हमारे उत्तराखंड के ऊपर ऐसा बम का गोला गिर गया लोगों पे, कि जो लोगों की मानसिकता, जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्रियां हैं, वो उनकी मानसिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, वो बयान देने के लिए नहीं सोच रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कह दिया, उत्तराखंड वाले सालों, गालियां दे दी। सुबोध उनियाल जी क्या कह रहे हैं, हम तो बिहार के हैं, हम तो बिहारी हैं, हम तो बिहारी बाबू हैं, खुलेआम कह रहे हैं वो मंचों में। तो अगर तुम बिहार के हैं तो बिहार जाओ ना। ऋषिकेश में तुमने पासवान को तुमने मेयर बना दिया, मानी इसको क्या समझे हम? तुम अपने को बिहारी और पूर्विया बता रहे हैं, बताओ तुम। बांग्लादेशियों को तुमने यहां बसा दिया, बांग्लादेशियों को तुमने यहां बसा दिया। अभी भी कल, आज ही आप देखो, एक बांग्लादेशी पकड़ी गई, यहां क्राइम करते हुए पकड़ी गई ये बांग्लादेशी। तो उन बांग्लादेशियों को कौन ला रहा है यहाँ? उनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं हो रही है? उनकी आइडेंटिफाइड क्यों नहीं हो रही है? अभी थोड़ा वक्त कम है, मैं रविन्द्रनाथ जी के पास जा रहा हूँ इसी सवाल को लेकर। रविन्द्रनाथ जी, रावत जी ने तो साफ कर दिया कि भाई 6-7 तक बढ़िया था बहुत, और उसके बाद चीजें बदलती रही, और मुझे लगता है 6 साल बाद बीजेपी की ज्यादातर सरकारें, उसके बाद ही 8 साल तो यही हो गए। तो आपका आकलन क्या कहता है, किस कहाँ पर थोड़ा ठीक, कहाँ पर थोड़ा गड़बड़, कैसे देखते हैं आप इन 25 सालों को? सियासी नजरिए से, सरकारों के कामकाज के नजरिए से, मुख्यमंत्रियों के दृढ़ संकल्प के नजरिए से, क्योंकि हमने अनुभवी लोग भी देख लिए, युवा नेता भी देख लिए। धामी जी युवा ही बताए जाते हैं, युवा हैं। कौशिक साहब बोलिएगा। देखिए, व्यक्तिगत छवि और आचरण को छोड़ दें तो मैं अभी भी मानता हूं कि जो काम पंडित नारायण दत्त तिवारी कर गए हैं, अगर वही मोमेंटम जारी रहता तो आज उत्तराखंड कहीं का कहीं होता। देखिए, जितने भी उत्तराखंड में आज अस्थायी काम दिखाई देते हैं, सिडकुल है, वो एनडी तिवारी की रचना है, दून यूनिवर्सिटी है, ऐसे मतलब जितने भी अस्थायी संस्थान हैं वो एनडी तिवारी के आपके किए हुए हैं। जबकि उस समय जो है आज की तुलना में बजट मेरे ख्याल है आपके 1/4 था। केंद्र सरकार ने उसमें सहयोग किया। सिडकुल इसलिए बन पाया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था की, विशेष राज्य का दर्जा दिया, उसका एनडी तिवारी जी ने लाभ उठाया। बाद में आपके जो दर्जा है विशेष राज्य का, उसमें पंजाब वगैरह ने आपत्ति करी कि भाई जो क्राइटेरिया है वो तो हम पे भी लागू होता है, तो वो विशेष राज्य वाला जो है कैटेगरी हट गई है। तो ये बात भी है। फिर बाद में ये देखने में आया कि भाई जो सिडकुल में आपके फैक्ट्रियां खुली हैं वो सिर्फ पैकिंग वाली आपकी वो जो है फैक्ट्रियां हैं कि भाई सामान बाहर से लाइए, पैकिंग यहाँ करिए, उस पर आपके जो है स्टिकर लगाइए और फिर जो है बाहर आप उसके सप्लाई कर दीजिए। तो वाइबल नहीं होता वो। भाई आप जो है कच्चा माल बाहर से लाएं और सप्लाई भी आपकी बाहर हो, सिर्फ आप जो है यहाँ पे आप उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग कर लें, तो वो बहुत प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो इसलिए सिडकुल से बहुत ज्यादा लाभ हो रहा हो उत्तराखंड को, ऐसा है नहीं। फिर जो है इसका विकल्प देखा गया भाई तीर्थाटन और पर्यटन, उससे कमाई हो जाए, उससे कमाई हुई, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। भाई आपकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उत्तराखंड में सीमित है, पर्वतीय क्षेत्र है। अगर यहाँ पे आपकी जो है कुंभ का मेला यहाँ पहाड़ पे चढ़ जाए तो वो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो उसकी सीमाएं हैं। राजस्व आपका बढ़ा, लेकिन ये कोई समाधान है नहीं, अस्थायी नहीं है ये। इसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। अब विकल्प आपके पास खनन, आबकारी,
आपका राजस्व कहाँ से आता है? आपका यहीं से आता है। तो जब तक सेवा इंडस्ट्री जो है उत्तराखंड में नहीं लगेगी, सर्विस इंडस्ट्री ही जो है, एक बार मुझे आपका एक समाधान लगता है, तो उस तरफ जो है सरकार को भी सोचना चाहिए, विशेषज्ञों को लगाना चाहिए। और दुनिया भर में देश विदेश हैं, भाई समान परिस्थिति में उन लोगों ने क्या किया, उनसे पूछिए। जी ले रहा हूँ, वो भी कह रही है, छोटे शब्दों में बोलिएगा मैम प्लीज। तो आप कह रहे हैं ना, नारायण तिवारी जी इतना बजट लाए नहीं यहाँ उत्तराखंड में, हम जानते हैं। भले ही हम उनके अगेंस्ट रहते हैं, भाजपा कांग्रेस के हम अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन नारायण तिवारी जी उत्तराखंड के लिए इतना बजट लाए, बाद में वो पैसे वापस करने पड़े, उस बजट को ये खपा नहीं पाए। और अगर वही बजट अभी अगर धामी जी के उसमें आते तो एक पाई का पता नहीं चलता कि कहां गया बजट। हम इसके लिए माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का हम मान सम्मान करते हैं। वो कांग्रेस के रहे, हम यूकेडी के रहे, लेकिन उन्होंने 5 साल में बहुत करा। यहाँ पे जो हमारे बड़े भाई साहब हमारे रविंद्रनाथ जी बोल रहे, दून यूनिवर्सिटी बोल रहे, सिरगुड़ बोल रहे, HMT बोल रहे हैं, जो भी उन्होंने करा है, अगर वाक्य में अगर 5 साल और नारायण दत्त तिवारी रहते तो उत्तराखंड की दिशा और दशा कुछ और ही होते। आज 10 साल हो गए हैं, भाजपा को भी 10 साल, कांग्रेस को भी हो गए हैं, लेकिन वैसा काम, वो भले हमारे साथ विपक्ष में, लेकिन वैसा काम कोई नहीं करे। इतना लाए कि बोरियों में जगह नहीं रही उत्तराखंड के लिए। भाई साहब आपको पता ही होगा, इतना पैसा लाए, बाद में वो पैसा वापस करना पड़ा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा। कुछ पाया तो कुछ खोया भी, और खोने के बाद आया। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा दिक्कत में है। नहीं, हम तो चाह रहे अभी भी ऐसा हो। धामी जी केंद्र में मोदी जी हैं, और धामी जी इतना पैसा लाए कि पूरे उत्तराखंड को संवार देगा। हम भी यही चाह रहे हैं जी। नहीं, मैं छोटा सा कमेंट कोशिश से आपसे और लूंगा। कौशिक जी, आपने सर्विस सेक्टर का जिक्र किया, मतलब सर्विस और ये आज जो तकनीकी दुनिया है, फोकस युवाओं पर है, दुनिया देख रही है युवाओं की तरफ। युवाओं के सामने रोजगार का एक बड़ा संकट, उनके लिए उस तरह का माहौल नहीं। इस नजरिए से एक छोटा सा कमेंट करिएगा कि कहां पर खड़ा है उत्तराखंड 25 साल बाद, जबकि ज्यादातर युवा बाहर है। देखिए, लीडरशिप की एक्सपोजर जो है वो बहुत मायने रखता है। ND तिवारी जो 5 साल में कर पाए हैं, वो इसलिए कर पाए हैं कि उनका एक्सपोजर वैश्विक था, पूरी दुनिया देखी थी उन्होंने। केंद्र में बड़े-बड़े उन्होंने मंत्रालय संभाले, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, तो उन्हें जो है पता था कि पैसा कहाँ से आएगा और उसे कैसे मैनेज करना है। अब उनके मुकाबले की एक्सपोजर किसी के पास है नहीं। जो आपकी जो है कार्यकाल निकल जाएगा और उन्हें जो है आपके अनुभव अर्जन ही होता रहेगा, उनका समाधान नहीं होगा। समाधान नहीं होगा। जबकि उन पे भी निजी जिंदगी में और निजी अपने उस पे भी आरोप लगा था, लेकिन वो आरोप भी वो हंसी खुशी झेल गए। जी, अब आप उम्मीद ये करते हैं कि जो अभी तक प्रदेश की जितनी भी हम लोग नाकामियां गिना रहे हैं, या सरकारों को नाकाम बता रहे हैं, या काम के मामले में फेल बता रहे हैं, आगे कुछ ऐसी रणनीति बने, ऐसा आगे का प्लान दिखे कौशिक साहब, उसमें यह ना हो कि किसी को डुबो दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, जिसमें ये दिखे कि हाँ, प्रदेश को एक गुलदस्ते की तरह सजाया जाए, बढ़िया किया जाए। बस ये शायद मुझे लगता है कि कल के बाद ज्यादा इस पर काम होगा। आगे चुनाव भी आ रहा, अगला साल चुनावी है, तो बहुत कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे वक्त दिया, मेरे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आकलन आप भी कीजिएगा इन 25 सालों का, और चर्चा को देखेंगे तो बताइएगा जरूर कि कैसी लगी, कौन सी चीज इसमें रह गई जो पूछना छूट गया, मैं भूल गया, या फिर किसी और के बारे में क्या उन्होंने बोला, उसको आप किस तरीके से देखते हैं। ऐसा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आप सबका भी। जय